साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्कमैन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो जो हमारा यौन शोषण अधिनियम 2013 है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है आईसीसी की, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आज हम उसी की बात करते हैं केवल, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है, कैसे बनती है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसके क्या कर्तव्य हैं, क्या कर सकती है और ये किस तरह के पेनल्टीज रिकमेंड कर सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, एड्रेसल एक्ट 2013 में यौन शोषण अधिनियम 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने, बंद करने तथा उसका उपचार हेतु पास किया गया है। तो इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले है यौन शोषण को रोकने, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, बंद करने में मदद करना, और उसका उपचार, रिड्रेसल हो जाए तो उसमें कैसे उपचार किया जाए, ये तीन है। दूसरी चीज, यौन शोषण महिलाओं के आधारभूत सिद्धांत जैसे आंतरिक अधिकारों, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के आधार पर समता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के आधार पर अपना जीवन गरिमा में या डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, इन तीन चीजों पर आधारित है। प्रत्येक महिला को वह जहां भी, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी स्तर पर काम करती है, उसका जीवन एक तो समानता का अधिकार हो और दूसरा उसका जीवन गरिमा में हो, उसके काम की डिग्निटी हो। आइए और गहराई से समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट या यौन शोषण क्या है। सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड एनी वन और मोर, या तो नीचे में से कोई एक या दो या तीन चीजें मिलकर जब भी इकट्ठी हो जाती हैं तो यौन शोषण कहलाता है। सबसे पहले क्या है यौन शोषण में? सबसे पहले आता है शारीरिक संपर्क और प्रगति के कृत्य, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट और एडवांसेज, ये सबसे पहला है। दूसरा आता है ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यौन संबंधी फेवर्स का मांगा जाना। तीसरा, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यौन संबंधी या कामुक टिप्पणियां पास करना, टिप्पणियां करना। चौथा है शोइंग प्रोनोग्राफी, अश्लीलता या अश्लीलतापूर्ण चीजें दिखाना। पांचवा है मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अवांछनीय संदेश जिसमें कामुकता छिपी हो उसको भेजना। तो यदि इन पांचों में से कोई एक या मिलकर कोई कृत्य हो रहे हैं तो वो सब सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में आते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या है आईसीसी का, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है। द ऑफिस बियरर्स ऑफ द आईसीसी शैल बी फंक्शनिंग नॉट मोर देन 3 years। एक तो इसका 3 साल का पीरियड होता है, बाकी उनमें से कुछ लोग ऑटोमेटिकली बदलते रहते हैं। आफ्टर द टेन्योर ऑफ न्यू बॉडी शैल बी इलेक्टेड, ये धीरे धीरे नई बॉडी बदलती रहती है। दूसरी बात है कि आईसीसी शैल बी कंटेनिंग द फॉलोइंग डेजिग्नेशंस, इसमें ये नीचे के जो पद हैं ये दिए जाते हैं। नंबर 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब है सबसे वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला को उसका अध्यक्ष बनाना। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी वह महिला उस कारखाने के सबसे उच्चतम स्तर पर जो भी महिला होगी वह होगी। दूसरी बात, कम से कम 2 महिला सदस्य जो महिला
के हितों के लिए प्रतिबद्ध हों तथा सामाजिक कार्य या कानून का जिन्हें ज्ञान हो। कोई भी साधारण महिला नहीं, जिनको महिलाओं के हितों का प्रतिबद्धता हो, उसके प्रति कमिटेड हो, सामाजिक कार्य या कानून का ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त one member from NGO which is associated for women welfare, एक महिला या एक एनजीओ का सदस्य, और वो भी कौन सी एनजीओ, जो महिला कल्याण के कार्यों से जुड़ी हुई एनजीओ हो। तो ये होना जरूरी है, और इसमें जितने भी सदस्य होंगे उनका 50%, एक आईसीसी में जितने भी आप सदस्य रखें उनका 50% महिला होना जरूरी है। जैसे आपकी 4 तो ये हो गया, टोटल 10 मेंबर बनाए हैं, तो एक 5वीं भी महिला होगी और 5 आप पुरुष रख सकते हैं। तो यह है एक संरचना का बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं कि यह काम क्या क्या करती है, आईसीसी के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो आईसीसी के 2 प्रमुख कर्तव्य हैं। सबसे पहला है प्रिवेंटिव, निवारक, और दूसरा है रिड्रेसल, उपचारात्मक, रेमेडियल जिन्हें बोलते हैं। अब निवारक में क्या क्या आते हैं जो इनके प्रिवेंटिव हैं, इनमें सबसे पहले आता है समानता, गैर भेदभाव, लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देना तथा ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे इन चीजों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। दूसरी, उन उपायों को बढ़ावा देना जो यौन उत्पीड़न या यौन शोषण से मुक्त वातावरण बनाने में मदद करते हैं तथा उत्पीड़न या यौन शोषण होने पर पीड़िता को सुविधा प्रदान कराते हैं। तो ये दोनों प्रिवेंटिव मेजर्स हुए। अब हम बात करते हैं रेमेडियल मेजर्स की। रेमेडियल मेजर्स में 3 हैं। सबसे पहले यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों को प्राप्त करना, उन पर संज्ञान लेना और गंभीरता पूर्वक विचार करना, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है, संकट प्रबंधन, जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, मीडिएशन एंड काउंसलिंग। तो संकट प्रबंधन करना, मध्यस्थता करना और परामर्श देना, एक परामर्शदाता की हैसियत से काम करना। तीसरा है शिकायतों की जांच करना, निष्कर्ष निकालना और उत्पीड़क के विरुद्ध दंड के संबंध में सिफारिशें देना। जिसने उत्पीड़न किया है उस पर यदि वो उसके चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रूव हो जाते हैं तो उसके उचित दंड के लिए अपनी सिफारिशें देना, ये इनके रेमेडियल एक्शंस में शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इन सबको करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है समिति की बैठक कम से कम 5 दिन, वो भी वर्किंग डेज, कार्य दिवस की सूचना पर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाना। आपातकाल के समय में इस समय को कम किया जा सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में 5 दिन का समय देते हुए जो उत्पीड़क है उसको और जिसने शिकायत की है उसको और जो उससे संबंधित पक्षकार है सबको सूचना लिखित में भेजना, पहला नियम। दूसरा नियम है यौन शोषण की शिकायत का शिकायतकर्ता, गवाह तथा प्रतिवादी आंतरिक समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो जो यौन शोषण कमेटी है उसमें वह आदमी नहीं हो सकता, मतलब या जो इनमें से है, शिकायतकर्ता है या प्रतिवादी है या गवाह है, वह इस कमेटी का मेंबर जो आईसीसी है इसका सदस्य नहीं हो सकता। नंबर 3 बात करेंगे, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले को लिखित में शिकायत देनी होगी। उस शिकायत की जांच के दौरान वह सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो यह भी एक बहुत जरूरी है कि जिसने कंप्लेंट की है वह जांच के दौरान इसमें कार्य नहीं कर सकता। नंबर 4, यदि आईसीसी किसी शिकायत पर जांच नहीं करने का निर्णय लेती है,
सोचती है कि इसमें जांच करना जरूरी नहीं है, तो यह आईसीसी की मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा जाना और उसकी एक लिखित में कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपको शिकायत मिली और आपने खुद सोच लिया और कोई एक्टिविटी नहीं की और उसको इन्फॉर्म नहीं कराया, वह गलत हो जाएगा। नंबर 6 पर आते हैं हम। प्रथम सूचना प्राप्त होने पर अधिकतम कार्य 5 दिवस में जांच कर शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को या उसके संयोजक को प्रस्तुत करेंगे। यह सब लिखित में होगा। गवाहों की सूची, उनके विवरण मतलब उनका एड्रेस वगैरह सब उसमें लिखा हुआ होगा। नंबर नेक्स्ट, द कमेटी shall have the power to summon the official purpose document pertaining to the complaint under the inquiry। जांच अधीन शिकायत से संबंधित किसी भी वैधानिक और आधिकारिक दस्तावेज या किसी डॉक्यूमेंट को तलब करने की कानूनी शक्ति आईसीसी के पास होगी। नंबर 7वां, समिति प्रतिवादी के विरुद्ध किसी भी पूर्व शिकायत का प्रासंगिक मान सकती है। द कमेटी में कंसिडर एज रिलीवेंट एनी अर्लियर कंप्लेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। हाउएवर, यहाँ एक कंडीशन डाली गई है, हालांकि शिकायतकर्ता के विरुद्ध पिछले यौन इतिहास की इस तरह की जांच नहीं की जा सकती है। वर्तमान यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए यह जांच अप्रासंगिक मानी जाएगी। तो यहां यह स्पष्ट हुआ कि जिसकी शिकायत की गई है उसका पास्ट रिकॉर्ड तो प्रासंगिक होगा, लेकिन जिसने शिकायत की है उसका यह सोचकर कि तुम तो कंप्लेंट करते रहते हो, इस जांच पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 8, समिति को शिकायतकर्ता, प्रतिवादी, गवाह या स्पष्टीकरण के रूप के लिए दस्तावेज को जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार बुलाने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट मांग लिए या एक बार गवाह को बुला लिया, उसको बार बार नहीं बुलाया जा सकता, उसको बार बार भी बुलाने का अधिकार आईसीसी को होगा। नंबर 9 की बात करते हैं। शिकायतकर्ता, प्रतिवादी तथा गवाहों को कम से कम 72 घंटे पहले लिखित में सूचना करना, जिसमें दिन, दिनांक, समय और बैठक के लिए नियत किया गया स्थल स्पष्ट रूप से वर्णित होना आवश्यक है। तो उसमें चारों चीज क्लियर होना, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये चारों चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर होना बहुत जरूरी है। नंबर 10, समिति की सभी कार्यवाही लिखित में दर्ज की जाएंगी, वर्बल कुछ नहीं होगा, जिस पर शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और यदि बीच में गवाह हैं तो उन सभी के हस्ताक्षर प्रतिदिन उनकी प्रमाणिकता के लिए प्रति के रूप में आवश्यक हैं। तो उनके प्रतिदिन साइन होना बहुत आवश्यक है। नंबर 11, समिति द्वारा चुने गए सभी व्यक्तियों के साथ साथ पर्यवेक्षक, नामित व्यक्ति, गवाहों को भी शिकायत या शिकायतकर्ता, प्रतिवादी कार्यवाही की गोपनीयता की शपथ लेना आवश्यक होगा। तो कौन कौन लोग हुए? समिति में जितने लोग हैं वो सब, और जो उनके नॉमिनेटेड हैं वो सब, गवाह हैं वो सब, शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता का प्रतिवादी, ये सब इसकी गोपनीयता को, इसकी कंप्लेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसे मेंटेन करेंगे। नंबर 12 है, यदि शिकायतकर्ता या प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी या ट्रू कॉपी शिकायतकर्ता या प्रतिवादी को उपलब्ध कराना। यदि शिकायतकर्ता देगा
तो प्रतिवादी को, और प्रतिवादी भी देगा तो शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो ये चीजें यहां जानने के लिए बहुत जरूरी हैं। कई बार ये छोटी छोटी गलतियां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के प्रोसीजर में गलती हो जाती है। नंबर 15 पर हम बात करेंगे। एक शिकायत की जांच और जांच के दौरान जानकारी किसी भी सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात कोई ऐसा नहीं है, इन द इवेंट ऑफ कमेटी थिंक्स द सप्लीमेंट्री टेस्टिमोनी रिक्वायर्ड कन्वेयर कमेटी सेल फॉरवर्ड, उसको बार बार मांग सकती है। दूसरा, यदि कोई कंप्लेंट जांच के दौरान या शिकायत की जांच के समय सभी जानकारी किसी भी सूचना के अधिकार अधिनियम, मतलब जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, उसके अधिकार भी यह सूचना नहीं दी जाएगी। इसकी यह जानकारी इस अधिनियम की धारा 8E के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। ऐसी जानकारी का खुलासा विपरीत हो सकता है। इससे शिकायतकर्ता, प्रतिवादी, गवाह का जीवन या शारीरिक सुरक्षा, या तो उसकी लाइफ और डेथ का सवाल है या उसकी बॉडी की फिजिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। नंबर नेक्स्ट है इसी में, इस अधिनियम का अपवाद तब होगा जब शिकायतकर्ता स्वयं सूचना के लिए आवेदन करेगी। तो ये एक एक्सक्लूजन है इसमें। एन exception to this rule is when complainant herself applies for the information under the right to information act 2005। अन्यथा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। अब हाउ टू लॉज द कंप्लेंट, इसमें कंप्लेंट कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। सबसे पहला है, ऑल कंप्लेंट मस्ट बी ब्रॉट बाय द कंप्लेंट इन पर्सन। सभी शिकायतें शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप में ही करनी होंगी। इसके 3 अपवाद हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ फोर्स, यदि व्यक्ति को जबरन कैद करके रखा गया हो, ऐसे में दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर जांच समिति जांच, हस्तक्षेप, पूछताछ या अन्य सहायता जिसकी भी आवश्यकता हो उसकी कार्यवाही कर सकती है। उसमें उसका स्वयं फिजिकली कंप्लेंट करना छूट है। दूसरी, असाधारण मामलों में तीसरे पक्ष गवाह की शिकायत पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में समिति यह पता लगाएगी कि पीड़ित महिला औपचारिक शिकायत करना चाहती है या नहीं। इसके बाद ही समिति जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या निर्दिष्ट करने का फैसला लेगी। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जो शिकायत करता है वो शिकायत करना ही नहीं चाहता, उसके कारण विशेष हो सकते हैं। नंबर 3 है, वेयर द कमेटी टेक सुओ मोटो, जहां समिति स्वतः संज्ञान लेती है। तो इन 3 चीजों में उसका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अन्यथा लिखित या मौखिक रूप में वह स्वयं ही कंप्लेंट कर सकती है। नंबर 2, शिकायत सीधे आईसीसी के किसी भी सदस्य के पास मौजूदा माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। जब शिकायत इस माध्यम से की जाती है तो जिस व्यक्ति से शिकायत की गई है उसे इस समिति को आगामी 2 दिवसों में, बहुत लंबे समय के नहीं कि आज शिकायत होगी वीक के बाद करें, आगामी 2 वर्किंग डेज के अंदर उसे समिति के संज्ञान में लिखित में लाना। यदि लिखित में मिली है तो लिखित में एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी, यदि वर्बल मिली है तो उससे लिखकर उसका अंगूठा लगवाकर आगे भेजना, संज्ञान में लाना आवश्यक है। नंबर 3, कैसे की जा सकती है,
शिकायत लिखित या मौखिक रूप में हो सकती है। मौखिक की दशा में कोई भी आधिकारिक व्यक्ति लिखकर शिकायतकर्ता का अंगूठा लगाकर उस एप्लीकेशन को वैधानिक बना सकता है। नंबर 4 क्या है? कथित उत्पीड़क शोषणकर्ता को आधिकारिक रूप से निलंबित या स्थानांतरण करने पर विचार किया जा सकता है यदि जांच के दौरान उसका प्रभाव या उसका हस्तक्षेप होने की संभावना है। कुछ लोग ऐसी पोजीशंस पर काम करते हैं जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनका वहां से ट्रांसफर भी किए जाने का प्रावधान इसमें है। नंबर 5, पीड़िता के पास उत्पीड़क के स्थानांतरण के अभाव में स्वयं के स्थानांतरण का विकल्प सदैव होगा। यदि किन्हीं कारणों से यदि पीड़िता को लगता है कि जो उसका जिसने उत्पीड़न किया है उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वह अपने ट्रांसफर को कराने की रिक्वेस्ट कर सकती है। नंबर 6 है, किसी भी समिति सदस्य को की गई शिकायत दर्ज किया जाना आवश्यक है। बाद में अध्यक्ष को कार्यवाही के लिए सूचित करना उसकी नैतिक और मौलिक जिम्मेवारी है। नंबर 7 है, आईसीसी के इन नियमों और प्रक्रियाओं के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी क्या मतलब? शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य किसी विशिष्ट सीमाओं को छोड़कर, मतलब जो सिविल कोर्ट में चला गया या क्रिमिनल कोर्ट में कोई एक्टिविटी चली गई तो फिर यहाँ केस बंद हो जाएगा, और यदि वहां नहीं गया है तो यहाँ सामान्य प्रक्रिया के तहत आईसीसी अपनी जांच पूरी कर अपनी सिफारिशें देगी, और अपनी सिफारिशों में वो किन दंडों का प्रावधान करेगी, अब उनकी बात करते हैं। तो जिन मिसकंडक्ट की या उनकी बात कर रहे हैं उनकी बात हम यहाँ करते हैं, और वो दंड हैं ये, जो पेनल्टीज हैं वो ये हैं। नंबर 1 जो सबसे सरल है, रिटन अपोलॉजी, कि जो उत्पीड़क है वो लिखित में माफी मांगे। मैंने क्रम में लिखने की कोशिश किया, यदि आगे पीछे हो गए हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। दूसरा, बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर, उससे लिखित में बॉन्ड लिया जा सकता है कि आप इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति अगले 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, जो भी जैसी व्यवस्था है उसमें नहीं करेंगे। नंबर 3, लिंग संवेदनशीलता का, उसको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, कि महिलाओं के साथ कैसे बात की जाती है, उनके बिहेवियर क्या होने चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग को उसे फोर्स किया जा सकता है उसकी कीमत पर। नंबर 4, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है। नंबर 5, एडवर्स रिमार्क्स उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइल में गोपनीय रिपोर्ट में लिखा जा सकता है। नंबर 6, डीबारिंग सम सुपरवाइजरी ड्यूटीज, यदि उसका काम ऐसा है कि वो सुपरवाइजरी ड्यूटी करता है तो उनसे उसको डीबार किया जा सकता है, उसका निलंबन या स्थानांतरण, निलंबन किया जा सकता है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके बोनस को रोका जा सकता है, उसे किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का मेंबर बनाने से मना किया जा सकता है, उसको यदि बार बार कॉन्ट्रैक्ट पर आता है या वो इस तरह का वर्कर है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आता है तो डिनायल फॉर री एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। स्टॉपिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन, यदि वो कंपनी का ही है तो उसका प्रमोशन या इंक्रीमेंट रोके जा सकते हैं, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, उसका डिसमिसल किया जा सकता है। लेकिन डिसमिसल तब है जब पहले की 12 क्रियाएं उस पर फिट ना बैठती हों, क्योंकि किसी की रोजी रोटी से उसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसके घर के सभी सदस्यों पर उसकी गलती का प्रभाव आता है। इसलिए डिसमिसल करने से पहले ये सारी चीजें संज्ञान में लेना आवश्यक है। नंबर 14, विड्रॉल ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटी, यदि कोई कंपनी की या किसी इंस्टीट्यूशन के रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहता है तो वहां उसका मकान खाली करा लाना या उसकी एंट्री को कैंपस में प्रोहिबिट कर दिया जाना भी एक पेनल्टी है। नंबर 15, इस तरह के
अन्य कोई प्रासंगिक तंत्र जिससे उस तरह के व्यवहार को कंट्रोल किया जा सकता हो। तो आईसीसी की ये सब रिकमेंडेशन देने की पावर है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह अवश्य समझ में आया होगा। आपको यदि ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित कीजिए कि आपको मिले और अपने मित्रों तक भेजिए। आपका इस वीडियो को देखने का, अपने मित्रों को भेजने का और हमें थैंक्स लिखने का बहुत बहुत धन्यवाद।